कल अपन ने लास्ट क्या क्या टॉपिक कवर किए थे? क्या कुछ नहीं? प्रथम, सच में प्रथम जैसी बातें करता ही है। ओके, सैटरडे को क्या क्या टॉपिक कवर किया था अपन ने लास्ट? जैसे कि अंकुल ने कहा मैम आप एक चीज दो बार मत पढ़ाओ, है ना? तो अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, किस किस से अप्रूवल चाहिए अपने को? तुमने कहा था ये। सबसे पहले अपन ने समझा कि अगर आपको यहाँ से वहीं जाना है, लाइक सरदारपुरा से शास्त्री नगर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये हम आरओ के बारे में पढ़ रहे हैं। आरओ तुम्हें पता चल गया? आरओ क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का वो प्लेस जहां पर अपन सारा कम्युनिकेशन करते हैं, एक प्रॉपर एड्रेस, ठीक है? अब अगर हमें आरओ शिफ्ट करना है तो हमें क्या, अगर शास्त्री नगर से सरदारपुरा, सरदारपुरा से शास्त्री नगर जाना है तो एज सच लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? बोर्ड रेजोल्यूशन से वो काम हो जाएगा। अगर आपको क्या चेंज करना है, सिटी चेंज करनी है, जैसे कि जोधपुर से जयपुर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अब अगर सपोज करो आपको स्टेट चेंज करना है, मैंने स्टेट का पूछा है सबसे पहले। सपोज करो आपको जो राजस्थान से महाराष्ट्र शिफ्ट होना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस। अब अगर आरओसी चेंज हो रहा है, लाइक जैसे अपन ने पढ़ा कि महाराष्ट्र या महाराष्ट्र में दो जगह है, कौन से पुणे और बॉम्बे, हाँ, तो अगर ऐसे सिचुएशन में वो चेंज हो रहा है, आरओसी अगर अपना आरओसी चेंज हो रहा होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा? आरडी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस आरडी से परमिशन। डन? इसमें कोई डाउट? जो अपन ने स्टार्ट किया था वो ये स्टार्ट किया था कि अगर अपन को चेंज करना है, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना है, तो अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ और क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और ये आरडी वाला वो कंसेप्ट था जहां आपका क्या चेंज हो रहा है? आरओसी चेंज हो रहा है विद इन सेम स्टेट रह के, तो अपने को आरडी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। एल्स अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन लगाने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको यस और नो में आंसर दे देगा। मतलब मैक्स से मैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कितना डिले कर सकता है? 60 डेज का डिले कर सकता है। नेक्स्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हाँ या ना बोलना है तो पहले उसको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई है, पूरी या नहीं हुई है। बेसिक कंडीशंस वो क्या देखेगा? तुम्हें क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तुम होते और तुम्हारे स्टेट से कोई चीज बाहर जा रही होती, तो हम किन किन बेसिक बातों का ध्यान रखते हैं? स्टेट का लॉस तो नहीं हो रहा, और किसका लॉस हो सकता है? फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और पब्लिक का इंटरेस्ट तो कुछ ऐसा लॉस नहीं हो रहा, और थोड़ा सोचो ना, कंपनी के अंदर भी तो देखो कि उनमें कोई क्रेडिटर्स, मेंबर्स, एम्प्लॉइज, इनका कोई लॉस तो नहीं हो रहा, सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज इन्होंने करी है या नहीं करी, यही सब चीजें चेक करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या देखता है कि क्या उनके क्रेडिटर्स, उनके डेटर्स या ये जो चीजें है ना, उन्होंने कंसेंट दी है या नहीं दी है, क्या इनके पास सफिशिएंट प्रोविजंस है उनके सारी लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए, क्या कंपनी ने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है कि हाँ वो अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट आउट कर देंगे। मतलब किसी भी सूरत में कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपको एक स्टेट को छोड़ के जाना और आप यहाँ इंसॉल्वेंट हो और दूसरी जगह जाके और घाटा करोगे तो अलाउ करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो कंपनी है ना, विद इन टाइम रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट को बता देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताएगी और किसको बताएगी? दोनों स्टेट के आरओसी को बोलेगी जहां से वो निकली है और जहां पर वो जाना चाहती है। डन? कि हाँ भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमने अप्लाई किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है। रजिस्ट्रार सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर रजिस्टर कर लेगा कि हाँ इन्हें अप्रूवल मिल चुकी है। जो रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट है ना, जहां पर अपन ने अब अपना नया आरओ खोला है, वहां पर क्या करेंगे वो लोग? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देंगे। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों आया? क्योंकि स्टेट का उसमें ना नंबर आता है, लाइक कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है आपके सीओआई में। तो अब तो स्टेट बदल गया है, तो अब आपको कौन सा सीओआई चाहिएगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिएगा। इसमें कोई डाउट?
इनकॉर्पोरेशन नंबर चेंज नहीं होगा, फिर भी इनका नया रजिस्ट्रेशन आ जाएगा क्योंकि स्टेट का वो डिजिट चेंज हो गया, मतलब स्टेट का वो चेंज होगा ना। जैसे अपने पैन कार्ड वगैरह में भी क्या होता है, आधार कार्ड वगैरह में भी, आधार कार्ड में तो चलो वो न्यूमेरिकली है इसलिए, और उसमें आता है ना कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ होता है, कोड्स लिखे होते हैं उनके स्पेसिफिकली, तो वो सब चीजें जब चेंज होती है तो उसको नया इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द चेंज शैल नॉट बी इफेक्टिव जब तक उसे अपन आरओसी के पास, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी तो आप दूसरे स्टेट में जा सकते हो, ऐसा नहीं है, आरओसी भी आपको अप्रूवल देगा तब। वैसे भी आरओसी के बिना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से कंपनी खुल सकती है क्या? नहीं खुल सकती, तो डीम्ड प्रोविजन था कि उसको अप्लाई करके अपने को करना ही पड़ेगा। उनको अप्लाई करने के लिए अपन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं? एमओए, एओए, मिनट पता है? मिनट मतलब क्या होता है? ऐसे नॉर्मल मिनट की बात करें तो क्या होता है? मैंने कंपनी बोला ही नहीं, मैं तो नॉर्मल मिनट की बात कर रही हूँ। अरे मैं तो सिंपल मिनट पूछ रही हूँ, 60 सेकेंड, मतलब हर मिनट की खबरें जो आप किस बुक में डालते हो? मिनट बुक में डालते हो। मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे याद रखना। मिनट मतलब हर मिनट का हिसाब अपनी मिनट बुक में होता है जो कंपनी की मीटिंग होती है। तो जो कंपनी में अपन ने एसआर पास किया है ना, मतलब मीटिंग कंडक्ट हुई है, मतलब कौन सी बुक रहनी चाहिए? मिनट बुक आनी चाहिए जहां पर वो सब चीजें हुई है। नेक्स्ट, अपन बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगाते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगाते हैं, ठीक है। अब बोर्ड रेजोल्यूशन बोले तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सच एंड सच डायरेक्टर्स को पावर थी या नहीं थी। सपोज करो कंपनी में 5 डायरेक्टर्स है, 3 ने उस रेजोल्यूशन में हामी करी है, तो क्या वो 3 डायरेक्टर्स इतने एलिजिबल थे वो काम करने के लिए? वो कैसे पता चलेगा अपने को? पावर ऑफ अटॉर्नी, या जिसको अपन हिंदी में वकालतनामा भी बोलते हैं, पता है पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है अपने घर की? हेड ऑफ फैमिली। कौन है ये इतना महान? अच्छा आंसर देना, धार्मिक, हेड ऑफ फैमिली। या अगर तुम्हें पता है किसी के ऊपर केस हो रहा होता है तो अपन है ना, अगर वो सपोज करो थोड़ा कहीं बाहर रहता है तो अपन उसके बेस पे जा सकते हैं। वो अपने को अपने नाम पे क्या दे देता है? पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कि सच एंड सच केस में भैया आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर देना, ऐसा होता है, ठीक है। किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है, ऐसा कुछ होता है ना, तो अब अपन पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और के नाम पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में नहीं, ऑब्वियसली, तब तो आपको खुद को ही जाना है। बट चुटर मुटर जहां पर अलाउड है वहां पर आप ऐसे वकालतनामा देके चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अपन एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स भी अटैच करते हैं। क्रेडिटर होल्डर जो भी है ना, वो अपने को 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ये अपन ने ऑलमोस्ट जगह सीख ही लिया है कि एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए वो चीज। ऐसे तो क्या होगा, अगर एकदम अपन लेटेस्ट नहीं देंगे तो पहले शायद हो सकता है वो क्रेडिटर्स का नाम हो ही नहीं जिनका विद इन मंथ आ गया हो, तो अपने को एकदम लेटेस्ट वाली चीज अटैच करके देनी है। उनके साथ साथ अपन उनका नाम, एड्रेस और ये सारी चीजें देंगे कि उनका कितना कितना ड्यू है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जो आप दे रहे हो ना, वो किससे साइन होनी चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी से, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे होना चाहिए। ये तुम्हें ऑलमोस्ट रूल पता होगा कि एक सीएस प्लस एक डायरेक्टर का साइन वर्क करता है। अगर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स के साइन मैंडेटरी होते हैं, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे होना चाहिए। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, अब वो क्या आगे क्या क्या चीजें चेक करता है? पूरी इंक्वायरी बिठाता है कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स करेक्ट है या नहीं है, क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो सारे क्लेम्स और डेट्स को पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कोई एम्प्लॉय रिट्रेंच तो नहीं हुआ है। रिट्रेंच समझते हो? छूटा तो नहीं है, पीछे तो नहीं रहेगी, आप उसको कोई मेजर लॉस तो नहीं हो जाएगा। जो भी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है उन्हें अपन प्रॉपर कंपनी के आरओ पे मेंटेन करके रखेंगे, और अगर आप उन्हें कॉपी लेना चाहते हो तो यस आप उनकी कॉपी ले जा सकते हो। मैक्स से मैक्स कंपनी कितना चार्ज कर सकती है? 10 रुपया पर पेज चार्ज कर सकती है। इट इज अ डीम्ड ड्यूटी कंपनी की होती है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई फोटोकॉपी मांगने आता है तो उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये यहाँ नहीं है, अपन आगे आने वाली कंपनी के हर प्रोविजन में पढ़ेंगे। और जो मैक्सिमम फाइन लगता है ना, मतलब जो विजिटिंग चार्जेस आप लगा सकते हो वो 50 रुपए का होता है। लाइक सपोज करो मुझे किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, मैं क्या करूंगी, कंपनी में जाऊंगी, मैक्स से मैक्स मैं वहां 2 घंटा बैठ सकती हूँ आराम से, और उसके बाद वो मुझ पर चार्ज भी लगा सकता है, जो चार्ज 50 रुपए तक का होता है। ठीक है, समझ रहे हो ये 50 रुपए वाला चार्ज क्यों लगाया होगा कंपनी ने? ऐसे तो लोग मस्त एसी की हवा खाने बैठ जाएंगे, 5 रुपए का शेयर इन्वेस्ट करके रोज रोज चले जाएंगे। देखो टाइम पास करने वाले लोग हैं, तो ऐसे ही हो सकता ना कि कोई छिछोरा चला जाए उधर, है ना, हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, ये अंकुल तुमने ऐसे हाँ क्यों किया?
मैंने कौन किया? मैंने किया अंकुल की तरफ इशारा? अंकुल तुम ऐसे अपने आप को बदनाम कर रहे हो क्लास में, मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं। शक्ल दिखा रही है उसकी, शराफत। बहुत अच्छा, बहुत अंकुल बहुत सीधा बच्चा है ना, एकदम अरिहंत जैसा। चलो, तो कंपनी, अगर अपन कंपनी के पास जाते हैं और उससे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए पर पेज लेकर अपने को चार्ज करके, उसको मैंडेटरी होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो अगले के घर पे ये चीज पहुंचा देगा। ठीक है, ये कंपल्सरी ड्यूटी होती है कंपनी की, यहाँ नहीं, आगे आने वाले हर जगह पे। इसलिए यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कितना चार्ज कर सकती है कंपनी, 10 रुपए तक का चार्ज कर सकती है। और कितने दिन में कॉपी देना जरूरी है? 7 दिन के अंदर अंदर देना जरूरी है। नेक्स्ट, अपन अटैच करते हैं कि हमने भैया चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को लगा दिया है, और अगर अपना यूनियन टेरिटरी है तो उधर भी लगा चुके हैं। क्यों लगा चुके हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो स्टेट को पहले पूछोगे तो सही, भैया तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है मेरे यहाँ से जाने के लिए? जैसा स्टेट बोलेगा वैसा अपन कर देंगे। कंपनी नॉट मोर देन 30 डेज पहले क्या क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट देगी, और कंपनी अपने वेबसाइट पे भी डालेगी। ये चीज अपने को समझ आ गई है। जब भी कोई मेजर चीज होती है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट 2 लैंग्वेजेस में जाता है, एक तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जाता है और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में जाता है। ऑब्वियसली उसी एरिया में जाएगा जहां आपका आरओ सिचुएटेड होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? फॉर्म नंबर 26 में अपन ने ऑलमोस्ट पहले पढ़ लिया था कि फॉर्म नंबर 26 में अपन एडवर्टीजमेंट देते हैं, वो एक लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में देते हैं और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देते हैं। नेक्स्ट, सर्व करते हैं अ कॉपी, कि हाँ हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये बताएंगे कि हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया है। सर्व करेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से इंडिविजुअल नोटिस हर डेटर को, हर डिबेंचर होल्डर को और हर क्रेडिटर को कि कंपनी ऐसा ऐसा कुछ कर रही है। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, समझ रहे हो रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब? अपने को ऐसे ऐसे कोई भी पोस्ट के थ्रू नहीं देना है, प्रॉपर जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसी के थ्रू भेजना है, ताकि कल को कोई ये कहे ना हमारे पास नहीं पहुंचा। तुम्हें पता अभी तो बहुत इजी हो गया, अभी जब अपन पोस्ट करते हैं ना अपने को उधर से एक नंबर मिलता है। ठीक है, तो अपन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अगले को कब तक रिसीव होगा, क्या होगा। तो लाइक बहुत सॉर्टेड काम होने लग गया है कि भैया अगले की गलती थी या अपनी गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सब चीज अपने को कहाँ मिलता है? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही मिलेगा, एल्स वेल्स अपने को कोई ऑप्शन नहीं होता अपने पास ये चेक करने का। तो जो अपनी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है ना वो बहुत अच्छी हो रखी है अभी तो सच में। तो ये सब चीजें अपने को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है। किनको नोटिस देंगे? रजिस्ट्रार को देंगे, सेबी को देंगे। क्यों देंगे सेबी को? अगर कंपनी लिस्टेड हुई तो सेबी के सारे प्रोविजंस मानने तो पड़ेंगे ना। इसमें कोई डाउट? टॉपिक बोरिंग लग रहा है क्या? सिंपल, जो तुम्हें यूजुअली पता है ना, सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, एग्जैक्ट वो के वो फॉर्मेलिटीज करनी है। नेक्स्ट है, अपने को अटैच करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन जो ड्यूली ऑथेंटिकेटेड होगी कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या थे, क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या नहीं हुआ, एडवर्टीजमेंट कब इशू किया, कि यस हमें कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ है कंपनी के अगेंस्ट अभी तक, और अगर कोई हुआ है तो अपन उसको बता देंगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो अपन उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पक्का? नींद आ रही है तुमको? चेहरे आ रहे हैं? ओ भाई, अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट तो अपन क्या करेंगे? आगे एप्लीकेशन पुट अप कर देंगे कि हमें या तो आप एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। अगर कोई ऑब्जेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में देखेगा, और ये सारी चीजें कितने टाइम के अंदर अंदर हो जानी चाहिए? 60 डेज के अंदर अंदर। कि क्या करेगा? वो चेक करेगा कि ऑब्जेक्शन क्यों रिसीव हुआ है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, क्या है कैसे नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे चीजें देखता है, मैनेज करता है, मीटिंग बुलाता है, दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। उसके बाद या तो वो एक्सेप्ट कर देगा या फिर वो रिजेक्ट कर देगा। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करता है, कंफर्म करता है कि यस सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मीट आउट हो गई है, अब आप शिफ्ट कर सकते हो। द शिफ्टिंग ये तब तक अलाउड नहीं होगी अगर कोई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और ये सब चीजें अगर कुछ भी पेंडिंग चल रहा है तो। पेंडिंग समझ रहे हो?
अगर कोई भी चीज सपोज करो स्टेट में बाकी है, अगर आपके ऊपर कोई फ्रॉड का केस या कुछ भी छोटी मोटी चीज होगी तो चलो अलाउड हो जाएगा आपको। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मेजर लॉस होने के या कोई मेजर घपले करने के चांसेस है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। डन। अभी जो अपन ने पढ़ा वो अपना आरओ को चेंज करने वाला था। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्लॉज बोले तो जो काम करने का है। मैं ना ऐसे ही कंपनी, सपोज करो मैंने आज मिठाई के लिए तुमसे पैसे लिए और अब मैं कपड़ों का काम करना चालू कर दूं, तो मुझे चलेगा? पहले क्या लेना पड़ेगा? अरे भाई कौन बोला? हमको तो सर प्रॉफिट से मतलब है। चलो हाँ, काम होने तो फिर मिठाई खा लेंगे ऐसे। दुकान खोलेंगे तो मिठाई तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल यार, अब तुमने ऐसे ही अमन पे इतना हंस लिया यार, उसने एकदम सही बात बोली थी। कुछ ऐसे मिठाई पता ना पहले गणेश जी को चढ़ाते हैं। मैं उनका वो जीती जागती वो हूँ, क्या बोलते उसको, लेडीज वर्जन। ये अच्छा था। नहीं नहीं, स्वरूप कहते क्या उसको, अवतार। और एकदम टिपिकल हो गया। इतनी तो मैं हूँ भी नहीं, ऐसा मैं बहुत पाप किए मैं जिंदगी में। क्या तुमने तो मुझे इतना पापी समझा है, इतना पापी समझा है कि आप झूठ बोल। एक मिनट, क्या जोर से बोलो। हाँ, वैसे फोगटिया चीजें थोड़ी एक्सेप्ट कर लूंगी। चलो, अगर अपन को कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो अपने को एसआर पास करना पड़ता है। एसआर पास करते और बोलता है अगर कंपनी ने कोई पैसा रेज किया है, पैसा रेज किया था किसी और ऑब्जेक्ट के लिए प्रोस्पेक्टस के थ्रू, वहां पर आपने ये लिखा था कि सपोज हम मिठाई खरीदने वाले हैं, उसमें से 10 करोड़ की आपने मिठाई खरीद ली, अभी भी 10 करोड़ रुपए पैसा बाकी था, तो आप अगर उसके कपड़े खरीदने चाहते हैं तो आपको पहले एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? ये जो एसआर पास होगा ना, ये पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। बैलेट पता है? बैलेट पेपर क्या होता है? वोट डालने वाला वो पेपर। बहुत पढ़े लिखे लोग हो यार। क्या? हाँ, कौन बोला मैम? हंस तो मेरी वजह से रहा, किसी ने तो मैम बोला था, झूठ मत बोलो यार। अब ठीक है, कभी कभी मेरे कान बच जाते हैं, कोई बात नहीं। कल से मैं तुम सबके मास्क खुलवा के बैठूंगी, याद रखना। हाँ, मैं दे दूंगी, मुझे पता तो चलेगा बोला कौन। कितनी खुशी हुई, अपने सुनहरे चेहरे सबको दिखाने का मौका मिला। अरे यार प्लीज एक बार अपने मास्क खोल खोल के शक्लें दिखा दो, कल को बाहर मिले ना पता ही नहीं चलेगा। यार तुम्हारा फेस तो मैं सच में नहीं पहचान पाती। कतई नहीं, मैंने इमेजिनेशन में भी ये नहीं सोचा था। कल तक तो ये ऐसे तो जमा रहा था, आज ये पूरा शेव करके। अच्छा, अभी तुम लड़कों को फायदा है ना, शेविंग की भी जरूरत नहीं है, पैसे बचे तुम्हारे तो। क्या तुम माहेश्वरी हो क्या? माहेश्वरी कोई नहीं है ना अपनी क्लास में? हाँ, संयम का मुझे थोड़ा बहुत फेस याद है। अरियन मुझे पता है, बिना मैं ये तो मास्क नीचे लगा के रखा। अंकुल का मैंने याद देख ही लिया था, शिवानी मुझे याद हो गई है। इसका सबसे खतरनाक निकला था बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। मतलब सच में तुम्हारा ऐसा मास्क पहनने के बाद एकदम फेस अलग लगता है, इसका भी नहीं समझ सकते थे। क्या है? सच में जिसका मैं सोच रही थी कि क्लीन शेव होगा, उसकी पूरी दाढ़ी है। जैसे इसकी यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, और धार्मिक का भी नहीं पता चल रहा था। सर ऐसे दाढ़ी मुझे इतनी बड़ा बड़ा होके क्यों आए हो? वैसे
छोटे हैं तो शेविंग नहीं अलाउड है, खर्चे बचाते हो तो उसे सेट करने में को अलाउड होता है। ऐसा तुम छोटे हो तो इतना तो कर सकते हो। तुम्हें सबके चेहरे पता थे? कौन 12th से साथ है तुम्हारे? 12th के सच्चे दोस्त। सच्चे दोस्त, सब सच्चे दोस्त है पक्का याराना। तुम 10th से साथ में हो? वाह यार, दैट्स ग्रेट। अभी भी साथ साथ है ना। पढ़ाई बराबर की करना, नहीं पढ़े तो दोनों मत पढ़ना, और पढ़ो तो दोनों पढ़ना, आगे घाटा हो जाएगा। नहीं नहीं, चलो तो अपन ने पढ़ा कि अपने को एसआर पास करना पड़ता है, और अगर आपने कोई पैसा उठा रखा है और वो अनयूटिलाइज रह गया है और उस अनयूटिलाइज को आप नई जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओगे। इसका मतलब पोस्ट बोले तो चिट्ठी, बैलेट मतलब तुम्हें पता है वोटिंग देने के लिए यस और नो जिस पे अपन टिक करके रखते हैं, वो बैलेट पोल होता है, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक पेज भेजते हैं सबके घर पे चिट्ठियों के थ्रू कि आप उसे यस और नो करके कंपनी को सेंड कर दो। अब इससे क्या होगा, हर एक जना, क्योंकि मीटिंग में हो सकता है कि हर एक जना आए या ना आए, डाउटफुल सिचुएशन है, बट अगर आप घर पे चिट्ठी भेज दोगे तो उनका डिसीजन, उनकी मर्जी, वो चाहे तो उसे भर के भेजे। अगर वो कंपनी के लिए अच्छे मेंबर्स होंगे तो ऑब्वियसली वो कर कुरा के भेजेंगे, और उन्हें नहीं भी भेजना है तो कंपनी कोई फोर्स नहीं करती है, समझ आया। पर इस तरीके से कंपनी एक बार फ्री हो गई कि उसने ऑलमोस्ट सबसे पूछ लिया है, क्योंकि ये कंपनी का मेजर डिसीजन था। कंसेप्ट क्लियर? हर एक मेंबर को जाता है, और ऐसे मैंडेटरी हो जाता है। जैसे जैसे है ना, अगर कंपनी के ज्यादा मेंबर्स होते हैं ना, तो ये चीजें मीटिंग में कंपल्सरी हो जाती है कि आपको इसी के थ्रू रेजोल्यूशंस पास कराने हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें टाइम लिमिट होता है। हाँ, जितना आया है उसमें से क्या, हाँ ये हमेशा यही होता है। मीटिंग में अगर 50,000 लोग हैं, पर 50,000 लोग तो आते नहीं ऑब्वियसली। अपन भी अगर अपन रिलायंस के शेयर लेके बैठे होते हैं तो अपन कौन सा मीटिंग में जाते हैं? तो जितने वहां प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें से वोटिंग चेक की जाती है। इसीलिए तो बड़े रेजोल्यूशंस के लिए अपन ऐसा कुछ करते हैं। एक ई वोटिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी चालू हो गई है अब से, वो भी किसी की सिचुएशन में मैंडेटरी है, ताकि ये बड़े बड़े जो डिसीजंस है ना, वो ऐसा नहीं हो कि भाई उनमें कोई मेंबर्स आए ही नहीं, ठीक है। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपन रेजोल्यूशन पास कराते हैं, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देंगे कि हमने लेटर्स भेज दिए, हमारा ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, पूरी डिटेल्ड अपन वेबसाइट पे भी डालेंगे। और अगर सोचो कोई शेयर होल्डर डिसेंटिंग है, बोले तो नाराज शेयर होल्डर को अपने को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैसा और कहीं इन्वेस्ट हो, तो यू कैन लीव द कंपनी राइट अवे। तो अपन उनको उनका जितना भी पैसा, जितना भी शेयर है, जो भी है सेटलमेंट जिस हिसाब से करना है, वो कर कुरा के उन्हें एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी 100% देंगे, ठीक है। समझ आया? कौन से शेयर होल्डर को देंगे? जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर, उनको देते हैं। और तो और अपने को सेबी की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी है। तो नेक्स्ट, ये कंपनी अपने रजिस्ट्रार को एसआर की कॉपी फाइल अप कर देती है। ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं किसको बताते हैं? रजिस्ट्रार को बताते हैं, ठीक है, आरओसी को बताते हैं। ये जो रजिस्ट्रार है ना, ये 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर देता है सारे अल्ट्रेशंस को, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है। ये जो अल्ट्रेशन है ना, ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक अपन इसको आरओसी से रजिस्टर ना कराएं, तब तक, ठीक है। कोई डाउट इसमें? पक्का? तो बोले तो अगर आपने एसआर पास कर दिया है तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ है। इफेक्टिव क्या होगा? जब वो आरओसी भी उसे थप्पा दे देगी कि यस यू आर गुड टू गो नाउ, ठीक है। अब आरओसी के पास जाने का प्रोविजन मैंडेटरी क्यों रखा है? ताकि अगर कोई लोचा है, कोई झमेला है, तो वो अपने को पहले ही आरओसी अपने लेवल पे देख के सॉर्ट आउट कर ले। मान लो कोई क्रेडिटर है जिसको अपन ने एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, या कोई शेयर होल्डर वगैरह वो नाराज है, तो उनको सेटल तो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आरओसी यस और नो का सिग्नल देती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल क्लॉज में अगर आपको चेंज करना है, कैपिटल क्लॉज चेंज क्यों करेंगे अपन? तुम बताओ ना, मुझे अगर पैसों में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं क्यों करूंगी?
या तो इंक्रीज हो गई है, या तो भैया मुझे इतना पैसा चाहिए ही नहीं, जैसे 10 करोड़ की मिठाई थी, 10 करोड़ फालतू के पड़े थे ना, मुझे चाहिए ही नहीं, तो या तो मुझे इंक्रीज करने होगा या फिर डिक्रीज करना होगा एज द मे बी सिचुएशन। ये क्या बोलता है आपको, टू स्टेट द अमाउंट जो शेयर कैपिटल में है, अपन उसको क्या कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। जो भी अपना अल्ट्रेशन का पावर है वो किस तरीके से सेट किया जाएगा, पहले उसका एओए में प्रोविजंस होने चाहिए कि यस अपन एमओए को बदल सकते हैं, किस तरीके से बदलेंगे वो सारी चीजें इसमें लिखी होनी चाहिए, बदलने का कारण या क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इंक्रीज कर सकते हैं, कंसोलिडेट या डिवाइड कर सकते हैं। इस वर्ड का मतलब पता है, एक्सप्लेनेशन जरूरत तो नहीं है ना एक्सप्लेनेशन की, आगे बढ़ूं या फिर अपन कन्वर्ट कर देंगे फुली पेड अप शेयर को स्टॉक में या फिर स्टॉक को शेयर्स में। समझते हो स्टॉक और शेयर का मतलब डिफरेंस उनमें? शेयर तो एक पर्टिकुलर यूनिट हो गई, स्टॉक क्या होता है, ग्रुप ऑफ शेयर्स को अपन स्टॉक कहते हैं, स्टॉक एक बड़ा हो गया। हाँ अरे इतना डिटेल में मत जाया करो। इसमें क्या होता है, बंच ऑफ शेयर, जैसे किसी कंपनी के लिए 100, किसी कंपनी के लिए 1000, तो जब अपन एक स्टॉक खरीदते हैं तो अपन ने कितने शेयर खरीदे, सपोज 1000 शेयर्स खरीदे, ठीक है, हाँ बल्क में, एक मतलब बड़ा अमाउंट लमसम जो अपन लेते हैं ना उसे अपन स्टॉक कहते हैं। शेयर्स को तो अपन टुकड़ों में बांट, जैसे स्टॉक को अपन बांट सकते हैं कि ये हाँ भाई इसने इतना लिया, इसने इतना लिया, ऐसा करके कंपनी के जो प्रोविजंस होते हैं उस हिसाब से। तो यस, कंपनी शेयर्स को स्टॉक में बदल सकती है या स्टॉक को शेयर्स में बदल सकती है, या फिर अपन सब डिवाइड कर सकते हैं। सब डिवाइड समझे, जैसे मैंने बोला कि 10 रुपए का शेयर था तो अब उसको 2 शेयर्स माना जाएगा, रेट कम हो गई ना, अब एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपए, कोई फर्क पड़ा क्या? ये बेसिक अल्ट्रेशंस का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं शेयर्स को। अब शेयर्स को कैंसिल कैसे करते हैं वो समझाती हूँ। ठीक है, सपोज करो 10 रुपए का कोई शेयर था जो दिशा ने खरीदा, ठीक है, इसने उसके 3 रुपए दे दिए थे, 7 रुपए अभी देने बाकी थे, ये चली गई फॉरेन। अब ना तो इसका कोई यहाँ एड्रेस अपन को मिल पा रहा है, ना ही हमने इसको वेबसाइट से, हमने इसको सब तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की, 2-4 साल निकल गए। क्या मैं इसके 7 रुपए के लिए वेट करती रहूंगी? क्या वो कंपनी के बुक्स में मैं वो लिखे रखूंगी? क्या मैं उन शेयर्स को क्या मान लूंगी, कैंसल्ड शेयर मान लूंगी। समझ आ रहा है कंसेप्ट? मतलब किसी भी शेयर को कैंसिल कर देना, वो किसी कारणवश करते हैं, जो भी है, एक दो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। ये समझ आया, बेसिक समझ आया। फोरफीचर तो जब्त कर लेना होता है, यहाँ मैंने कैंसिल किया है, दोनों में फर्क होता है, अकाउंटिंग का मेथड चेंज हो जाता है। हाँ ये, हाँ वो इशू नहीं होंगे, और वो जो पैसा था ना फोरफीचर का, तो पैसा फोरफिट में चला जाएगा। इधर या तो कंपनी इसको बेनिफिट लेके चलेगी, 3 रुपए का बेनिफिट लेके चलेगी, या फिर 7 रुपए का लॉस लेके चल सकती है, वो कंपनी अपनी मर्जी से डिसाइड करती है। या फिर वो ये मान सकती है, एक सेकेंड, या फिर वो ये मान सकती है कि ये शेयर हमने 3 रुपए में ही इशू किया था और उसको अब हमने कैंसिल कर दिया। हाँ अब बोलो, तो तभी तो मैं बोल रही हूँ, तभी तो अल्ट्रेशन का पॉइंट आया कि आपको अल्टर करना पड़ता, तभी तो कंसोलिडेशन वगैरह सब में भी आपको अल्ट्रेशन का पॉइंट डालना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट। मोटा मोटी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, अमाउंट तो 10 रुपए का 10 लाख का 10 लाख ही रहा ना। अब शेयर्स कितने भी हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, फिर भी उसको अपन काइंड ऑफ अल्ट्रेशन मानते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? पक्का? आगे बढ़ूं। नेक्स्ट इज, अपने को आरओसी को नोटिस देना पड़ता है कि हाँ हम ऐसा कुछ अल्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं और हमने अपने एमओए को अल्टर किया है। अगर आपने कोई भी तरह का डिफॉल्ट किया तो 1000 रुपए एवरी डे से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकता है, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज करो किसी 1000 रुपए पर डे के हिसाब से उसने 600 दिन का घपला किया है, तो कितने रुपए हुए? 6 लाख। तो कौन सा अमाउंट लगाएंगे? कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट? किसी ने सिर्फ 10 दिन गड़बड़ करी है तो कितना अमाउंट लगाएंगे? हाँ, नेक्स्ट, जब भी अपन अब अपन लायबिलिटी क्लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जो अपन ने लास्ट कवर किया वो कौन सा क्लॉज था?
कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज को बदलने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ता है, और अगर आप अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को छेड़ना चाहते हो तो आपको एसआर किसके वाया पास करना है? पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना है। पोस्टल बैलेट के साथ साथ अपन क्या क्या चीजें लगाएंगे? न्यूज़पेपर में लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट हो गया, वेबसाइट पे डालेंगे। अगर कोई नाराज शेयर होल्डर है तो अपन उसे कौन सी अपॉर्चुनिटी देंगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे। समझ आया कंसेप्ट? क्लियर? और आरओसी को साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें अपन फाइल अप करते रहेंगे और आरओसी अपने को अप्रूवल दे देती है। मैंने कुछ गड़बड़ बोला क्या? हाँ, मैंने कैपिटल क्लॉज कौन सा क्लॉज एक्सप्लेन कर दिया? कैपिटल क्लॉज के लिए अपन ने क्या पढ़ा कि कुछ कंडीशंस पे अपन उसे चेंज कर सकते हैं। कौन सी कंडीशंस पे चेंज कर सकते हैं? उसको इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, डिवाइड, सब डिवाइड, शेयर, स्टॉक और कैंसिल। लास्ट प्रोविजन अपना कैंसिल था और एसआर अपने को पास करना पड़ता है। दैट वाज इट। नेक्स्ट है अपना लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज बोले तो लाइबिलिटी कम ज्यादा करना। क्या कर सकते हैं क्या? हाँ, कौन क्या? ये बोलता है अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो यस वो कन्वर्ट हो सकती है। किसमें? एक अनलिमिटेड कंपनी में। और अगर एक अनलिमिटेड कंपनी है तो वो किसमें कन्वर्ट हो सकती है? लिमिटेड कंपनी में। क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। एमओए को अल्टर ही तो किया है उसको। और जब भी एसआर पास करते हैं तो कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है? सब हो सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपने लाइबिलिटी बताइए कि तो ये लाइबिलिटी तो हुई एक तरह की। हाँ, हो सकती है। अभी जब अपन ने पढ़ा वो एमओए के बारे में पढ़ा था, एमओए के क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था। क्या क्या क्लॉज? अच्छा एक बात बताओ, नॉमिनी को चेंज करना एमओए को चेंज करने के बराबर माना जाता है क्या? इसके क्लॉज को हाँ, तो उसको एमओए का चेंज मानेंगे क्या? नॉमिनी क्लॉज है ना। अरे हाँ, नॉमिनी क्लॉज तो है, मैंने उसमें नाम चेंज किया है तो उसको एमओए का अल्ट्रेशन मानेंगे क्या? तो फिर उससे आया ना, समझ में आया ना? उसमें अपन को एसआर वैसआर, क्योंकि क्या है 1% कंपनी में कहाँ से एसआर पास करोगे? वो तो ऑब्वियसली या तो वो उसको खुद निकालेगा या फिर वैसे होगा। ये बोलता अभी तक अपन ने कौन से अल्ट्रेशन समझ लिए हैं? यस, 1% कंपनी का कोई भी चेंज उसमें ये नहीं लगता एसआर। सब लगते हैं। वो कैसे एसआर था? ऐसा नहीं, उधर वो एक ही पर्सन होता है ना, उनके लिए प्रोविजंस अलग, उनको बहुत सारी रिलीफ मिल जाती है इन सब में। तो वो जैसे भी होगा उस हिसाब से चलेगा। उनके प्रोविजंस थोड़े से अलग चलते हैं। लेना तो सबको आरओसी से परमिशन पड़ेगा, मेथड उनका चेंज हो जाएगा। फॉर्म सारे ये किए जाएंगे। न्यूज़पेपर में उसे भी एडवर्टीजमेंट देना है क्योंकि डायरेक्टर्स तो है ही है। तो डायरेक्टर्स वगैरह तो जो भी अप्रूवल देंगे ना, डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है, पता है ना? ओपीसी के केस में ये नहीं है कि एक ही है तो एक ही उधर मेंबर, तो एक ही डायरेक्टर हो सकता है। एक से ज्यादा डायरेक्टर्स वहां पर हो सकते हैं। तो वो भी जो क्लैशेस आते हैं, क्रेडिटर्स को मनाना, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना, ये सारी फॉर्मेलिटीज तो इनको भी करनी रहती है, ठीक है? फिर ही वो चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। अभी जब अपन ने लास्ट कवर किए थे वो एमओए के क्लॉजेस पढ़े थे, उसमें से अपन ने क्या क्या समझा? नेम चेंज करना, ऑब्जेक्ट चेंज करना, सिचुएशन चेंज करना, कैपिटल चेंज करना, ये सब, लाइबिलिटी चेंज करना, ये सब सीखा। अभी एओए में तो इतने सारे लफड़े ही नहीं है। एओए में अगर आपको कोई भी प्रोविजन को अल्टर करना है तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करके रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एसआर पास करना पड़ेगा, चाहे आपको पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में जाना है, चाहे आपको प्राइवेट से पब्लिक में आना है, ठीक है? कोई डाउट? सरनेम नहीं आती ना। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी बोले तो जिसमें कितने रेस्ट्रिक्शंस है? कौन से सेक्शन के हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस है? 2 सब सेक्शन। क्या पब्लिक कंपनी को ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने हैं?
तो अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो ये रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। समझ आया? ये क्या बोलता है, अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी में बदलना चाहती है तो ऑब्वियसली पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और उसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस थे अब वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। बोले तो आप पब्लिक के पास शेयर्स इशू कर सकते हो, 200 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, और आप पब्लिक इनविटेशंस भेज सकते हो। डन? द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी तब होगा जिस दिन से आपके आर्टिकल्स में चेंज हुआ है, उस दिन से इसको इफेक्टिव माना जाएगा। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। इसको अपन और डिटेल में पढ़ लेंगे आगे, चिंता मत करो, इसे ब्रीफ था। ये क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन और रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन समझते हो, नाम को सुधारना है, किसी चीज को सुधारना है, करेक्ट। अब सपोज करो, हाँ किसी एरर को, सपोज कोई अपने नाम दिया था, उस नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसे रेक्टिफिकेशन में डालेंगे। कोई मेरी कंपनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता था, या जिसने भी परमिशन दी थी ना उनको ये नहीं पता था कि मेरी कंपनी का नाम भी उस हद तक, गलतियां तो हो सकती है ना, उनको नहीं पता था कि ये नाम बहुत कॉमन है या ये नाम मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। तो मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि भैया अगले कंपनी को बोलो अपना नाम चेंज करे। ठीक है, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की आत्मा जाग जाती है, सुओ मोटो से भी वो ये काम कर सकता है। उसे लगता है नहीं यार ये नाम तो बहुत कॉमन है, या फिर ये नाम ऑलरेडी किसी ना किसी के रजिस्ट्रेशन में आ रखा है और गलती से उसको परमिशन मिल गई है, तो वो क्या करेगा, उसको रेक्टिफिकेशन के लिए डाल देगा। कंसेप्ट समझ आया? रेक्टिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो कंपनी जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो भी है वो अप्लाई कर देगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ये बोल देगा कि तुम तुम्हारा नाम को चेंज कर दो। ठीक है, पहला सिचुएशन समझते हैं। जब भी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में उसे ये लगता है कि नाम बहुत आइडेंटिकल है या बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, तो वो उसे करेक्शन के लिए बोलता है कंपनी को, और कंपनी को जैसे ही ये डायरेक्शन मिले उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसे अपना नाम चेंज करना है वाया पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन जितना अपन वेट नहीं करने वाले, अपन उनको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और फटाफट से अपना नाम चेंज करो। इन सारी फॉर्मेलिटीज को खत्म करने का अपने पास कितना टाइम है, 3 महीने का टाइम है। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्यों पास करना पड़ेगा, मेंबर्स को तो बताएंगे ना कि भैया ये ऐसा ऑर्डर आया है, अपने को तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? और फिर भी अगर कोई नाराज होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके उससे आर्ग्यूमेंट कर सकता है। कोई डाउट इसमें? चेंज इन नेम वो खुद से कर रहे थे अपन, तो अब जब ये इसमें फिर खुद से करेगा, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि ये खुद से करेगा, तो फॉर्मेलिटी सारी वही पूरी नहीं, बेसिक चीज है। अब यहाँ तो ऑर्डर के थ्रू अपन आरओसी को ये देंगे, ऑर्डर दे देंगे, नया नाम अप्लाई कर देंगे। हाँ, बेसिक डिटेल्स जैसे उनको नाम का ऑप्शन या उधर से आना, 15 डेज का टेन्योर, वो सब तो थोड़ा बहुत तो कॉमन रहेगा क्योंकि अपने को नाम तो चेंज ही करना है। पर वहां पर अपना वो इनिशिएटिव, वो सारे फॉर्म्स फिलअप करने की जरूरत नहीं, उतनी फीस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो अपने को ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, अब अगर किसी का नाम अपने से मिलता जुलता है, 5 साल निकल गए, मैंने मेरा अच्छा खासा नाम बना लिया, कंपनी का अच्छा खासा नाम बना लिया, अचानक से अमन आया और बोलता है मैम आपने तो मेरी कंपनी का नाम यूज किया है, क्या मैं मेरा नाम अब अमन को दे दूं, चाहे उससे रिजेंबल भी कर रहा हो तो भी? तो ये कहां था जब मेरा नाम क्रिएट हो रहा था, समझ रहे हो? 5 साल में तो मैंने खुद का अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट ही कर दिया। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, क्रिएट हो चुका है। अब तो मेरा नाम, अब कोई आगे आपको बोले तो आपको गुस्सा आएगा ना कि फिर इतने साल आप कहाँ थे। तो हमने एक फिक्स कर दिया एक टाइम पीरियड, ये बोलता है अगर आपका प्रोप्राइटर नाम बहुत ज्यादा रिजेंबल है तो आप क्या करोगे, नाम चेंज के लिए अप्लाई करोगे। ये बोलता है विद इन 3 इयर्स आपको बताना पड़ेगा। जब भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे, सपोज करो आज मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है 20 में, ठीक है, तो आज से कितना टाइम है, 2023 हो जाए तब तक का मेरे पास टाइम था, अमन के पास टाइम था मेरी कंपनी को ब्लेम करने का। अब या फिर मेरा रजिस्ट्रेशन तो सपोज 1956 में ही हो गया था
और 2012 में मैंने अपना नाम बदला, चेंज किया, तो चाहे नया नाम चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन दोनों अलाउड है इस सिचुएशन में, ठीक है। पर मैक्सिमम ईयर्स जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 3 साल, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं कि 3 साल बाद तो कंपनी का खुद का नाम क्रिएट हो चुका है, अब कोई और आके बोलेगा तब भी हम नाम को बदलेंगे नहीं। इन्होंने अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे ही इनको एप्लीकेशन मिली और सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन में ये लगता है कि हाँ यार वाकई में ये नाम तो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, तो वो उसे रेक्टिफिकेशन के लिए बोल सकता है। इस सिचुएशन में हमारे पास 6 महीने का टाइम है और हमें वही सेम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू ये चीज को करेक्ट करना पड़ेगा। डन। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई उसमें ऐसा नहीं था, उसमें कोई लिमिट नहीं पड़ी अपन ने। तो 3 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आया नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तब तो बोल रही हूँ, इस सिचुएशन में जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से आता है ना, उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं, वो तो कभी भी आके बोल सकता है। कोई दूसरी कंपनी या प्रॉपराइटर जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसका ट्रेडमार्क क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि अपन रजिस्टर्ड के बेस पे तो ये बोल सकते हैं भैया हमारा पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं, अब जैसे जोधपुर वाला अगर रजिस्टर्ड नहीं है जोधपुर स्वीट्स, तो फिर जोधपुर स्वीट्स कोई भी यूज कर सकता है, तो फिर वो ऐसा लड़ नहीं सकता। अगर उसका खुद का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो वो फाइट ऑन कर सकता है किसी भी चीज के लिए। डन। कोई डाउट इसमें? तो क्या अपन ने लास्ट टॉपिक कवर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से या फिर किसी की एप्लीकेशन पे नाम को रेक्टिफाई करने के लिए बोल सकती है। अपने पास 2 टाइम लिमिट पड़ी अपन ने, एक तो अरे 3 महीने पड़े थे। कब 3 महीने? जब अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से बोला है। और 6 महीने का टाइम लिमिट कब होता है? जब कोई दूसरी कंपनी आए। वो दूसरी कंपनी कितने टाइम में आ सकती है? 3 साल के अंदर अंदर आ सकती है। वापस से बता रही हूँ, अमन की कंपनी थी, अमन की कंपनी अगर मेरा और उसका अमन का क्लैश हो रहा है तो वो 3 साल के अंदर अंदर आएगा। वो भी 2 सिचुएशन में, जब से मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से, या फिर आज मैंने अमन का नाम देख के मेरा नाम चेंज कर लिया, तो जब मैंने मेरा नया नाम रखा तब से। वो दोनों सिचुएशन अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं तो इतने साल से चल रहा हूँ, मैंने तो भी नाम बदला है, वो नहीं है। अगर आपने नाम भी बदला है तभी तो हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका नाम और हमारा नाम काफी सिमिलर है। अभी कोई जारा के जैसे एकदम कॉपी की कॉपी आ जाए तो जारा जैसा ही चलेगा क्या? अपन कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसीलिए हम बोलते हैं अगर वो नाम ऑलरेडी क्रिएटेड है, रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, तो आप क्या करोगे? कंप्लेन कर सकते हो। और आपके पास 3 साल का टाइम है जब से आपको पता चला कि यार वो बंदा इस मार्केट में आ गया है, ऐसा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? पक्का? 3 साल का टाइम भी समझ आया, क्योंकि एकदम से बनते ही तो अपने को कोई सपने तो आने वाले नहीं है ना। तो हमने 3 साल का टाइम दे दिया है, और 3 साल के बाद क्योंकि उसका खुद का नाम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए अपन ने मना ही कर दिया कि फिर 3 साल के बाद आप किचकिच नहीं कर सकते हो। इसमें कोई डाउट? पक्का? ओके।